बच्चों, तो चिल्ड्रन फॉर दिस क्वेश्चन वी हैव ऑलरेडी डन वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। हम इसी क्वेश्चन का कैलकुलेट करेंगे फिक्स्ड असेट्स टर्नओवर एंड वी हैव स्टडीड नेट असेट्स टर्नओवर, रिमेंबरिंग। चलिए, सो सेम क्वेश्चन जिसका वर्किंग कैपिटल टर्नओवर निकाला था, एंड एज प्रोमिस्ड जो मैंने बोला था मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा। एग्जैक्ट क्वेश्चन मेरे को नहीं मिल पाया बट काफी मैचिंग मिल गया है, 95% मैचिंग, वेयर आई विल गिव यू 5 to 6 रेशियोज, 2 to 3 इंफॉर्मेशंस, और आपको बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी। चलिए लेट्स स्टार्ट चिल्ड्रन। नेट असेट्स टर्नओवर रेशियो and we had fixed assets turnover ratio. The formula for net assets turnover ratio was RFO, जो बुक में लिखा हुआ है, बट मैंने आपको बताया है कि हम हमेशा क्या लेते हैं। सो अगर क्वेश्चन में एग्जाम में चिल्ड्रन आपको नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस मिले, सेल्स रिटर्न भी मिले, एक बार नेट आरएफओ से निकाल लीजिएगा, एक बार ग्रॉस से निकाल लीजिएगा। बट अगर सिर्फ आरएफओ दिया है, जनरली इन क्वेश्चन में सिर्फ आरएफओ होता है, नेट वेट होता नहीं है, तो आप उसी को ले लीजिएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। गॉट इट क्लियर? बिकॉज इट्स अ वेरी बिग मिस्टेक इन एनसीईआरटी बुक जो मेरे को लगती है, प्राइवेट ऑथर्स ने भी उसी को फॉलो किया है। आईएससी स्टूडेंट्स नीड नॉट टू वरी अबाउट दिस बिकॉज ये दोनों ही रेशियोज उनके सिलेबस में नहीं है। गॉट इट क्लियर? उनके सिलेबस में इसके बाद के दो हैं, पीई रेशियो एंड ईपीएस, जिसका क्वेश्चन हम इसके बाद करेंगे, और वो भी इतने आसान है। ईपीएस एंड पीई रेशियो चल रहे हैं, आपको पीई के लिए कंटेंट क्वेश्चन में लिख के आता है पूरा का पूरा। ईपीएस के लिए नेट प्रॉफिट आपको पता है कौन सा लेना है, आफ्टर इंटरेस्ट टैक्स एंड पेन ड्राइव प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स आउटस्टैंडिंग। मतलब मुकेश अंबानी जी के पास जो इक्विटी शेयर्स हैं वो ईपीएस में नहीं जोड़े जाते हैं, जो बाजार में हैं, जो ट्रेड होने के लिए हैं, वो जोड़े जाते हैं। अंडरस्टूड? तो इन दो फॉर्मुलों का रेशियो भी बड़ा आसान होता है, कंटेंट इज ऑलरेडी रिटन इन द क्वेश्चन, आपको सिर्फ कैलकुलेशन करके दिखाना है बस। ओके चलो लेट्स स्टार्ट चिल्ड्रन। सो वी विल बी डिवाइडिंग इट बाय व्हाट? कैपिटल एम्प्लॉयड। चलिए बच्चों, सबसे पहले अपना चूरन तैयार कर लेते हैं, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। shareholder funds, non-current liability, current liability, and then we have total. Non-current assets, current assets, and then we have total. I see students might ask, sir syllabus में नहीं क्यों पढ़ रहे हैं? CUET में सब पूछा जाता है। CBSE students might ask, हम क्यों करें EPS और P ratio? CUET में सब पूछा जाएगा आपसे। That is not board dependent entrance exam paper. Okay, चलिए तो let's start children. We have non-current assets 21 lakh, that is this value, and we have non-current liability 10 lakh, shareholder funds 18 lakh, and total assets are given to us 36 lakh. What would be current assets children? 15 lakh. एक करंट असेट्स टर्नओवर रेशियो भी होता है, बट अगेन वो तो किसी भी बोर्ड में नहीं ऑल इंडिया, तो वो सीयूटी आपसे डेफिनेटली नहीं पूछेगा। गॉट इट? बाकी जो कुछ कुछ किसी भी बोर्ड में है वो पूछा जाता है, एंड मोस्ट ऑफ द सिलेबस इज टॉट इन यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड एंड आईएससी बोर्ड, इन्हीं में सबसे ज्यादा पढ़ाया जाता है। एंड चिल्ड्रन टोटल ऑफ असेट इज गिवन टू यू, तो डेफिनेटली सेम वुड बी द टोटल ऑफ लायबिलिटी। 18 plus 10 28 ये हो गया, तो व्हाट इज द बैलेंसिंग फिगर? 8 lakh. Got it? Net revenue from operation is given to us how much? 39 lakh 20,000. Capital employed सबको फॉर्मूला पता है चलो, shareholder funds plus non-current liability counts to be what? 28 lakh. तो we'll divide it by 28 lakhs, और यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं आरएफओ या नेट आरएफओ अपॉन एसएफ प्लस एनसीएल। अंडरस्टूड चिल्ड्रन?
Yes. 392 upon 280. What number of times, children? 1.4 times. 1.0. 1.0 क्या हुआ? 1.4. Okay. 1.4. Upon 280. Exactly 1.4 times. Except inventory turnover, receivable turnover, payable turnover, children. Do we calculate velocity? क्योंकि वेलोसिटी का मतलब कितने दिन में वो एग्जॉस्ट हो जाएगा. विल आवर कैपिटल एम्प्लॉयड बी गेटिंग एग्जॉस्टेड? तो बिजनेस ही बंद हो जाएगा भाई फिर तो. जब शेयर होल्डर का पैसा वापस, डिबेंचर होल्डर सबका पैसा वापस, देयर वुड बी नो बिजनेस. व्हेन देयर वुड बी नो बिजनेस, हाउ वी आर गोइंग टू सर्वाइव? अंडरस्टैंडिंग? चलिए, फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशियो चिल्ड्रन. फॉर्मूला इज रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय नेट फिक्स्ड एसेट्स. सो फिक्स्ड एसेट्स में आपको इन्वेस्टमेंट्स को कंसिडर नहीं करना, बट चलन यहाँ पे आपको नॉन करंट एसेट्स के नाम पे ही सब कुछ दिया हुआ है. अब इसके अंदर इन्वेस्टमेंट है कि नहीं है भगवान जाने, बिकॉज हमें तो पता नहीं, तो वील टेक देम ओनली. सो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज गिवन हाउ मच? 39,20,000 अपॉन 21 lakhs. It's 1 2 3 4 1 2 3 4 392 upon 210. So it would be what number of times? 1.866. To make it 87. So people should understand the significance also, children. Net assets turnover tell you कि आपकी एसेट्स आपको पैसा कमा के देने में कितनी एफिशिएंट है. आई रिपीट, कितनी एफिशिएंट है. आपके घर में 2 कंप्यूटर सिस्टम है, इस्तेमाल एक ही होता है. जो भी आप एजुकेशन ले पा रहे हो एक से ले पा रहे हो, तो यू आर हैविंग अ लो एसेट टर्नओवर रेशियो. आई रिपीट, हैविंग अ लो एसेट टर्नओवर रेशियो. लो एसेट टर्नओवर रेशियो खोपड़े में बात गई, बिकॉज ये कंप्यूटर इस्तेमाल ही नहीं हो रहा है. लॉजिक समझ में आ गया? फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर में एंड नेट एसेट्स टर्नओवर में प्रैक्टिकली डिफरेंस सिर्फ एक ही है. हेयर वी से सिर्फ हमारी फिक्स्ड एसेट्स में कितना पैसा लगा हुआ है, हम इन्वेस्टमेंट्स और करंट एसेट्स को कंसिडर नहीं करते. लॉजिक समझ में आ गया? लॉजिक समझ में आ गया? बिकॉज इन्वेस्टमेंट्स जो कमा के दे रही हैं, इट इज इंटरेस्ट इनकम, डिविडेंड इनकम और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस. एक टीचर की कैपेबिलिटी उसकी अर्निंग से जज होती है, और द लेवल ऑफ नॉलेज दैट ही और शी कैन इम्पार्ट. कॉमन सेंस, कॉमन सेंस, कॉमन सेंस. लॉजिक समझ में आ गया? तो आप कितने रिच हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप 100 मीटर्स में फर्स्ट आएंगे कि नहीं आएंगे. लॉजिक समझ में आ गया? तो 100 मीटर्स दौड़ने के लिए रिच होना जरूरी नहीं है, स्पीड होनी जरूरी है. सो दिस रेशियो विल टेल यू सिर्फ जो आपके फिक्स्ड एसेट्स हैं वो आपको कितना सेल में एफिशिएंसी प्रोवाइड कर रही हैं. लॉजिक समझ में आ गया? क्योंकि फिक्स्ड एसेट्स को हम यूज करते हैं बिल्डिंग को, प्लांट एंड मशीनरी को गुड्स बना के बेचने के लिए. क्या हमारे इन्वेस्टमेंट्स गुड्स बना के बेचने में हेल्प करेंगे? वो अदर इनकम है. आई रिपीट, वो. तो अगर आपको स्टॉक मार्केट से बहुत इंटरेस्ट का, डिविडेंड का पैसा आ रहा है, आप शेयर्स बेच के बहुत कमा रहे हैं, बट आपका बिजनेस है यूटेंसिल्स मैन्युफैक्चर करने का, और यूटेंसिल से आपकी बहुत ज्यादा कमाई नहीं है, तो योर अर्निंग में बी ह्यूज, but your business is not that good, which your earnings practically reflect. समझ में आया कि नहीं आया? पक्का? आप एक लेटेस्ट से मिठाई की दुकान पे जाते हैं और आपको नजर आ रहा है कि सर इसका ढोकला बड़ा अच्छा है. भाई मिठाई वाले का काम मिठाई बेचने का है, ढोकला बेचने का. ढोकला तो कहीं से बना बनाया खरीदता और बेच देता है. अंडरस्टैंडिंग और नॉट? अंडरस्टैंडिंग और नॉट? मैं आपको दुनिया जहान की दी बेस्ट बुक दे दूं, will it be reflecting my efficiency of teaching? Absolutely not. Absolutely not. Same is the case here also. So this ratio tells us कि आपकी अर्निंग आपकी फिक्स्ड एसेट्स की वजह से कितनी है, ना कि आपकी टोटल अर्निंग आपकी इन्वेस्टमेंट्स की वजह से कितनी है. तो यू कैन से प्योर एफिशिएंसी ऑफ योर एसेट्स इन मेकिंग सेल्स इज टोल्ड बाय फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशियो. सबको बात समझ में आ गई? चलिए एक लिख लेते हैं, इतना लिखा तो वो भी लिख लेते हैं.
current assets turnover ratio. Do I need to tell you the formula? आप ही बता देंगे फॉर्मूला मेरे को. What's the formula children? Revenue from operations upon current assets. current assets. तो ये पूरी फैमिली है चिल्ड्रन. फिक्स एसेट्स टर्नओवर में फिक्स एसेट्स ले लिया, करंट एसेट्स टर्नओवर में करंट एसेट्स ले लिया, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर में वर्किंग कैपिटल. तो सर नेट एसेट्स टर्नओवर में नेट एसेट आना चाहिए. बात बिल्कुल सही बोल रहे हैं. एनसीईआरटी नहीं मानता तो मैं क्या करूं? अंडरस्टैंडिंग और नॉट? पक्का? चलिए. सो व्हाट इज द अमाउंट गिवन फॉर आरएफओ चिल्ड्रन है? And current assets we found from the balancing figure, and what was that children? 15 lakhs. चलिए 1 2 3 4 1 2 3 4 एक जीरो और कट गया. 39.2 upon 15 children, how many times? 2.61333. 6 1 times कर लेते हैं. समझ में आ गया? एक चीज एनालाइज करने लायक भी है चिल्ड्रन. फिक्स एसेट्स और करंट एसेट्स में वैल्यू ज्यादा किसकी होती है हमेशा बैलेंस शीट में? फिक्स एसेट्स. भाई लैंड एंड बिल्डिंग में अकेले करोड़ों रुपए लग सकता है, बट किसी डेटर को थोड़ा या ढेर सारे डेटर को मिला के भी करोड़ नहीं देंगे आप. लॉजिक समझ में आ गया? लॉजिक समझ में आ गया? क्लोजिंग स्टॉक थोड़ा होगा इतना हमारे पास. तो ऑलवेज इट्स अ इंडस्ट्री अपीयरेंस चिल्ड्रन. आपका फिक्स एसेट टर्नओवर रेशियो हमेशा कम ही होगा और करंट एसेट्स टर्नओवर हमेशा ज्यादा होगा. ध्यान से सुनिएगा. इन्वेंट्री टर्नओवर सिर्फ ये बताता था स्टॉक कितनी जल्दी बिकेगा. ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर बताता था डेटर्स कितनी जल्दी पैसा देंगे. ये पूरे परिवार की पड़ोसी से लड़ाई करने की एफिशिएंसी बताता है. तो यू कैन से इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो लड़का बड़ा लड़ाकू टाइप का है पड़ोस के शर्मा जी का. ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो लड़की तो और 2 हाथ आगे है, भैया पूरा खानदान भयंकर है. करंट एसेट्स टर्नओवर रेशियो. समझ में आई बात कि नहीं? पक्का? कंफर्म? चलिए quickly update this children quickly. So children, in this question I would like everybody to calculate the next category of ratio जो हमने पढ़ा था, that is earning per share. Earnings per share. Let's calculate this. I hope so. People must be super aware about the formula as well. What was the formula for EPS children? Net profit after interest, tax and preference share dividend. थोड़ा सा क्वेश्चन में मॉडिफिकेशन करेंगे बस हम. फेस वैल्यू ₹10 लिख लीजिएगा, दैट्स इट. फेस वैल्यू ₹10 लिख दिया सबने? चलिए. डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स. नहीं, ऐसे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स नहीं, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स. मान लो तुम्हारे पास 500 शेयर्स है, ठीक है, तो शेयर होल्डर तो एक ही हो ना, तो हम यहाँ 500 लेंगे शेयर्स, नॉट 1 शेयर होल्डर. ठीक है. चलिए. सो चलो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस गिवन, हमें कौन सा वाला चाहिए? आफ्टर टैक्स, इंटरेस्ट के बाद, एज वेल एज प्रेफरेंस डिविडेंड. हमें बिफोर टैक्स दिया है, तो थोड़ा सा सजा लेते हैं. नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स में आप माइनस क्या करते थे बच्चों? व्हाट वी यूज्ड टू गेट नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट बिफोर टैक्स. क्या माइनस करते थे? टैक्स. नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स माइनस प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड. यू गेट नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट, टैक्स एंड पीडी. ये चाहिए आपको. गॉट इट? चलो रेडी. व्हाट डू वी हैव इन द क्वेश्चन? बिफोर टैक्स, मतलब ये वाली वैल्यू हमको दी हुई है. इज टैक्स रेट गिवन टू अस? आंसर चलो. टैक्स रेट दिया है? नहीं दिया, तो डैश लगा लेंगे. तो आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स विल आल्सो बी हाउ मच? डू वी नो कि प्रेफरेंस शेयर्स का डिविडेंड कितना है? बट कन्वीनियंस के लिख लेते हैं प्रेफरेंस डिविडेंड
rupees 50,000. So we'll subtract it. कितना आएगा children? 2 lakh. We got the numerator value. चिल्ड्रन 7,20,000 रुपी का शेयर कैपिटल है और 10 रुपी का एक शेयर है. नंबर ऑफ शेयर्स वुड बी 72,000. आंसर इसका रुपीस में आएगा. गेट मी द आंसर. 200 divided by 72 is what? 2.77. 2.7777 आ रहा है. आप इसको राउंड ऑफ करके 2.78 कर दीजिए. Got it? So एक शेयर पे कंपनी ने 2 रुपीज 78 पैसा कमाया. Will the company be willing to give more dividend than this? तो ये डिसाइड करता है कंपनी को ये डिसीजन लेने में हाउ मच डिविडेंड वी कैन गिव. 1 रुपी, 1 रुपी 50 पैसा, 2 रुपी, 2.78 तक तो देना सेफ है. कोई भी जेब से पैसे नहीं जाएंगे. और अगर आप इससे ज्यादा डिविडेंड पर शेयर अनाउंस कर रहे हैं, दाल में कुछ काला है या दाल मखानी है. समझ में आया कि नहीं? एक चीज और लिख लेते हैं इस क्वेश्चन में. मार्केट प्राइस ऑफ अ शेयर इज ₹28. अब लोगों का एक क्वेश्चन होगा, पता नहीं दिमाग में आया कि नहीं, मेरे दिमाग में तो आ गया. चिल्ड्रन, क्या शेयर की मार्केट प्राइस कांस्टेंट होती है? एवरी डे इट कीप्स ऑन चेंजिंग. तो सर हम कौन सी मार्केट प्राइस लेंगे व्हेन वी डू रेशियोज? चिल्ड्रन, हम लेंगे 31 मार्च ऑफ द ईयर का क्लोजिंग प्राइस. 31 मार्च को स्टॉक मार्केट जब 3:30 बजे बंद होगा, क्लोजिंग प्राइस आपको 4, 4:15, 4:30 बजे पता लग जाएगा. उसी क्लोजिंग प्राइस के रेफरेंस से हम शेयर निकालते हैं. बीइंग अ स्टूडेंट चिल्ड्रन और अ रिसर्च एनालिस्ट, बट मार्केट में हर कंपनी के शेयर का प्राइस डेली बेसिस पे निकलता है. सॉरी, मार्केट प्राइस. व्हाट इट? कैसे सर? अरे भाई, डेली मार्केट क्लोज होगा शाम को, डेली मार्केट क्लोज होगा, सिस्टम प्राइस कैलकुलेट कर देगा. कैसे कैलकुलेट करेगा सर? टोल्ड इन एफएल क्लास. फिर से बता देता हूं. शाम को 3 से 3:30 बजे जब मार्केट के लास्ट 30 मिनट्स होते हैं, जो भी स्टॉक का हाईएस्ट प्राइस और लोएस्ट प्राइस होता है, दोनों को ऐड करके 2 से मीन निकालते हैं, डिवाइड कर देते हैं. तो एवरी डे वी गेट क्लोजिंग प्राइस. लॉजिक समझ में आ गया? सर प्रॉफिट विल बी चेंजिंग. कंपनी अगर कम्युनिकेट कर रही है अपना प्रॉफिट, वील टेक दैट. नहीं तो 31 मार्च को हमारे पास जो डेटा होगा, 15 जुलाई को जो डेटा होगा, 1 अगस्त को जो डेटा होगा, जिस दिन भी प्रॉफिट का डेटा हमारे पास होगा, हम उसके हिसाब से निकाल लेंगे इसे. समझ में आया? पक्का? सो लेट्स डू द कैलकुलेशन फॉर पीई रेशियो ऑल्सो चिल्ड्रन. पीई का भी कैलकुलेशन कर लेते हैं. The formula is, what's the formula children? Market price of a share upon earning per share. Don't say sir PS gets cancelled. इतना जीनियस किसी को नहीं बनना है. चलिए. So what was the market price? 28 and earning per share is 2.78. 2800 upon 278 is what? 10.07. ना टाइम्स ऑफ इंडिया, ना हिंदुस्तान टाइम्स, नथिंग. ये सिर्फ एक नंबर होता है बस, ना परसेंटेज ना कुछ. समझ में आ गया? बी क्विक. तो लेट्स हैव दैट वेरी ग्रेट क्वेश्चन जो मैंने आपको प्रॉमिस किया था लास्ट क्लास में कि मैं आपको प्रोवाइड करूंगा. राइट डाउन इन योर कॉपीज चिल्ड्रन. Prepare balance sheet with maximum possible information from the following particulars.
Write down first. Stock velocity 6 times. Capital turnover ratio 2 times. Fixed assets turnover ratio 4 times. Gross profit ratio 20%. Debtors velocity 2 months. In the first one, ये जो stock velocity लिखा है, it is actually stock turnover ratio. Okay. Next, we have written last debtors velocity. Next, creditors velocity. चलो 73 days. Gross profit rupees 60,000. Reserves and surplus rupees 20,000. Closing stock was rupees 5,000 in excess of opening stock. Cash and cash equivalents just answer 16,500. The only request is please don't do Google चलो, क्योंकि गूगल से आंसर तो मिल ही जाएगा खैर आपको गूगल लेंस से. व्हाट इट क्लियर, इससे मिलते जुलते क्वेश्चन या एग्जैक्टली ये क्वेश्चन, बट अपनी अकल लगाइएगा, दिखाओ पे मत जाइएगा. इस क्वेश्चन में बस थोड़ा सा डिफरेंस है. जो मेरा क्वेश्चन था उससे वो पूछा गया था ICAI में 1986 के IPCC के एडवांस्ड अकाउंट्स के पेपर में. The only difference was this. Here I have given you what is called as cash and cash equivalents. वहां पे cash and cash equivalents and reserves and surplus को एक रेशियो के फॉर्म में दिया गया था. Reserves and surplus is to cash. Reserves and surplus is to cash का रेशियो था. तो like this is 20,000. तो reserves and surplus is to cash must be, let us say, 2:1. तो if this is 20, this would have been 10,000. समझ में आ गया. बट यहाँ पे ऐसा नहीं है. तो इतने से आपको बैलेंस शीट बना के मैक्सिमम इंफॉर्मेशन पोस्ट करनी है. 99% प्रोबेबिलिटी है बैलेंस शीट टैली कर जाएगी आपकी. समझ में आ गया. तो लेट्स सी हु सेंड्स द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन टू मी फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट प्रायर टू प्रीवियस क्लास. समझ में आ गया. सॉल्यूशन किसने भेजा और किसने सही भेजा, ये दोनों बातें. ये नहीं कुछ यूल जरूर लिख के भेज दिया. अंडरस्टूड दिस? रेडी फॉर द चैलेंज? चलिए, इसी के साथ आपका अकाउंटिंग रेशियोज होता है